राधे राधे। कक्षा 6 की बुक होम साइंस की हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज 7वां चैप्टर देखना है और इसमें चैप्टर का नाम है रोग, सामान्य रोग व उनका निदान। तो सामान्य रोग क्या होते हैं, जो आए दिन जो है हमें रूबरू होना पड़ता है इन बीमारियों से, जैसे चेचक, हैजा, कृमि रोग, इन्फ्लुएंजा, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, पेचिश आदि। और होता क्या है कि जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो रोग के रोगाणु आते हैं हमारे शरीर तक, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कमज़ोर होता है या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, तो वही रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगग्रस्त कर देते हैं शरीर को। तो विभिन्न रोगों के रोगाणु जो होते हैं वो वायुमंडल में होते हैं, कभी वायु के द्वारा, कभी जल के द्वारा और कभी भोजन के द्वारा हमारे शारीरिक संपर्क में आते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है बीमारी, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। छुआछूत से जो बीमारी फैलती है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। संप्राप्ति काल क्या होता है, ये शब्द आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि संप्राप्ति काल किसे कहते हैं। मतलब जिस दिन हमको संक्रमण होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आते हैं या जब हम किसी रोगाणु के संपर्क में आते हैं, उसके बाद जब लक्षण प्रकट होते हैं, इस बीच की अवधि को संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहते हैं, उद्भव काल भी कहते हैं। किसी भी संक्रामक रोग में उसका संप्राप्ति काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रोगों की संप्राप्ति काल की अवधि भी अलग अलग होती है। पानी तथा दूषित भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कॉलरा। कॉलरा के बारे में आप लोग जानती हैं, या बहुत तेज़ी से जो है संक्रमित करता है व्यक्ति को। मतलब अगर पानी गंदा पी रहे हैं या फिर जो है बासी भोजन कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हमको रोगग्रस्त कर देता है। इसमें इसका लक्षण क्या है, सबसे पहले चीज़, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसके जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनका आकार कौमा के आकार का होता है। इसे विब्रियो कॉलरा कहते हैं। इसके जीवाणु को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विब्रियो कॉलरा, इसको याद रखिएगा। ठीक समय पर इलाज ना होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग का संवहन मक्खियों द्वारा होता है। मक्खियों पर हैजा के जीवाणु लगभग 14 दिन तक जीवित रहते हैं, अतः मक्खी हैजा फैलाने का भयानक साधन है। दूध में इस रोग के जीवाणु बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु में यह रोग अधिक फैलता है। कभी कभी उससे कुछ घंटों में ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। वर्षों पूर्व इस रोग ने महामारी का रूप धारण करके भयंकर तबाही मचाई थी, किंतु हैजे के टीके के आविष्कार से इसकी रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। लोगों को इसकी भयानकता का आभास हो गया और रोग के लक्षण दिखाई देते ही लोग उपचार में लग जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। संप्राप्ति काल, इस रोग का संप्राप्ति काल 2 से लेकर 5 दिन तक है। मतलब रोगाणु के संपर्क में जैसे ही व्यक्ति आता है, उसके 2 दिन बाद जो है लक्षण प्रकट हो सकता है या फिर 5 दिन तक भी हो सकता है। कारण, यह जल के अतिरिक्त दूध व दूषित भोजन द्वारा संवाहित होता है। इसमें रोगी को वमन व दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। हैजा उत्पन्न करने वाले जीवाणु रोगी के मलमूत्र व वमन में मिलते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के इन्हें नहीं देखा जा सकता है। हैजा फैलाने में निम्न कारक सहायक होते हैं। फर्स्ट है, हैजा जल संवाहित रोग है। इस रोग को फैलाने में नदी, कुआं, तालाब सहायक होते हैं। यह रोग दूषित जल द्वारा फैलता है। गंदगी व आहार की अनियमितता से भी यह हो जाता है। जैसे घर में जो है गंदगी बहुत ज़्यादा रखते हैं लोग, सफाई नहीं करते हैं, या फिर हाथों को नहीं धुलते हैं, वैसे ही भोजन करने लगते हैं, या फिर भोजन बासी रखा हुआ है उसको खा लिया, इसकी वजह से हो गया। पाचन क्रिया नहीं ठीक है, या ज़्यादा खा लिया भोजन, तब भी हो जाता है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा घर में होंगी, तो अगर घर में साफ़ सफाई होगी तो भी मक्खियाँ होंगी। पहली बात तो साफ़ सफाई होगी तो मक्खियाँ होंगी ही नहीं, लेकिन अगर मक्खियाँ आ रही हैं और भोजन पर बैठ रही हैं, वही भोजन खाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बीमार हो जाता है। होता क्या है कि मक्खियाँ जो है अपने साथ पैरों में चिपका करके कीटाणु लाती हैं और खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं तो उसे छोड़ देती हैं। फिर जो है वही चीज़ जब व्यक्ति खाता है, पीता है, तो कीटाणु युक्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। चौथा है, रोगी के वस्त्र, बर्तन आदि को सार्वजनिक स्थान पर धोने से। मान लीजिए किसी रोगी के संपर्क में ना भी आए व्यक्ति, लेकिन उसके वस्त्र और बर्तन आदि जहाँ पर धोए जा रहे हैं वहीं पर वो व्यक्ति नहा रहा है, या जिस बाल्टी से वो पानी पी रहा है उसका बर्तन डाल के निकाल रही हैं पानी, और वही बर्तन यूज कर लिया किसी ने, वही पानी यूज कर लिया, तो फिर हो सकता है।
वमन दस्त को नदी, तालाब, कुएं के आसपास फेंक देने से। रोगी का जो उल्टी या दस्त होता है उसे किसी कुएं या तालाब के पास फेंक देने से जल जो है दूषित हो जाता है और व्यक्ति उसके संपर्क में आने से बीमार हो जाता है। कच्चा दूषित दूध या पानी पीने से। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, उससे भी संभावना होती है, खासतौर से गर्मी में और बरसात में। अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से भी अपच होता है, उसके बाद उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और कभी कभी डायरिया भी होने लगता है। सड़े गले या देर से कटे हुए फल, बाजार की खुली मिठाई, लस्सी, चाट या अन्य खुली वस्तुएं खाने से भी कॉलरा हो जाता है। और शौचालय या मूत्रालय को स्वच्छ न रखने से, टॉयलेट वगैरह जो है साफ ना रहने से भी बीमारी फैलती है। खाद्य पदार्थों को खुला रखने से, भोज्य पदार्थों को खुला नहीं रखना चाहिए, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और ये बता ही चुके हैं, बासी व ठंडा भोजन करने से। भोजन बनाने के 2 घंटे तक सुरक्षित रहता है, उसके बाद अगर उसे रख दिया गया तो कुछ ना कुछ उसमें जो है डिफेक्ट आ ही जाता है, इसलिए ताज़ा बना के ताज़ा खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अब हैजे के लक्षण, वमन व दस्त होना, सभी जानते हैं इसको। वमन व दस्त पानी जैसे होते हैं, मांसपेशियों में अधिक ऐंठन होती है और प्यास बहुत लगती है। प्यास बहुत लगती है और जल की कमी से पेशियां ढीली पड़ जाती हैं, आँखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, काला घेरा बन जाता है आँखों के चारों ओर और पेशाब बंद हो जाता है, क्योंकि वाटर लॉस होता ही है वमन में भी, उल्टियों में भी, और जो टॉयलेट होता है, डायरिया हो जाता है ना, उसमें भी पानी का लॉस होता है, इस वजह से पेशाब बंद हो जाता है। पेट में दर्द होता है और नाड़ी सुस्त हो जाती है। गला सूखने लगता है, तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है, पेट में चुभन होती है। उपचार, रोगी को तुरंत अलग कर देना चाहिए, किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, आवश्यक होने पर अस्पताल में। इसमें आपका मेन चीज़ है कॉलरा का जो जीवाणु है उसका नाम, संप्राप्ति काल और क्या क्या चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं ऊपर आपको बताया गया है। इन चीज़ों को एक बार बस पढ़ लीजिएगा हल्के से, कुछ खास नहीं है और चीज़ें इसमें। मक्खियों के द्वारा फैलता है ये, बासी भोजन या गंदे जल के पीने से होता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा बस, और कुछ खास नहीं इसमें। हैजे की रोकथाम, हैजा फैलते ही सभी को तुरंत हैजे के बचाव का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिल्टर किया हुआ उबला पानी पीना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पानी में पोटेशियम परमैंगनेट या दवा डालकर उसे साफ कर लेना चाहिए। रोग की अवस्था में भोज्य पदार्थ बासी, अधिक कच्चा, सड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। ताज़ा व गर्म भोजन करना चाहिए। दूध को उबाल कर गर्म गर्म पीना चाहिए। और जब अस्वस्थ हो व्यक्ति, खास तौर से पाचन क्रिया जब खराब हो, तो उत्सव वगैरह में या पार्टी वगैरह में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर जाए भी तो सोच समझ कर खाना चाहिए। हल्का व सुपाच्य भोजन करना चाहिए। बाजार की बर्फ़, खुली मिठाई, शरबत आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अपच से बचना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। बाजार से खरीदी गई सब्जियां, फल आदि पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोकर खाना चाहिए। घर को साफ रखना चाहिए, मक्खियों को नहीं आने देना चाहिए। भोजन व पानी स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। और कृमि जानती होंगी, जैसे टेपवार्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कैरिस है, ये कृमि होते हैं जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी परेशान कर देते हैं। देखिए इसके बारे में। दूषित जल के कारण अक्सर बच्चों के पेट में कई तरह के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये गोल कृमि, तंतु कृमि, फीता कृमि तथा हुक कृमि, ये 3 प्रकार के होते हैं। गोल कृमि, कृमि का संक्रमण मल द्वारा निकले अंडों से होता है। ये अंडे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियों, दूध, जल आदि के साथ आंत में पहुंच जाते हैं। मादा कृमि नर की अपेक्षा बड़ी होती है। आंत में इनकी संख्या 4 से 5 लेकर 15 तक देखी गई है, 20 तक देखी गई है। मादा कृमि अंडे देती है। ये अंडे कई प्रकार से आंतों में पहुंच जाते हैं। जब बच्चे मैदान में खेलते हैं तो उनके नाखूनों में मिट्टी के साथ केंचुए के अंडे आ जाते हैं, और जब वे नाखून कुतरते हैं मुंह से या फिर बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये कृमि उनके पेट में पहुंच जाते हैं और ये बढ़ते हैं पेट में जाकर के। नदी, तालाब आदि के जल में या अंडे हैं तो उनके पानी पीने से भी ये पेट में पहुंच जाते हैं। मांस मछली खाने वालों के शरीर में भी इनके अंडे मांस मछली के साथ पहुंच जाते हैं। अधिक मीठा खाने पर, अपचित अवस्था में पेट में रहने पर ये कृमि उत्पन्न हो जाते हैं।
पेट में मल के सड़ने के कारण भी ये पैदा हो जाते हैं। कृमि के लक्षण। कृमि होने पर सामान्यतः निम्न लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। दांतों से नाखून कुतरना, नाक खुजलाना, अत्यधिक भूख लगना या भूख न लगना, दोनों लक्षण होते हैं। खाना खाया नहीं जाता है, सौंधी चीज़ें जैसे मिट्टी आदि खाने की इच्छा होती है, मुंह में हर समय पानी आना, मिचली, उल्टी, अतिसार, नींद में दांत किटकिटाना, चौंक कर उठना, चेहरा पीला दिखना, नींद न आना, मल द्वार में खुजली, मुंह से सड़न जैसी बदबू आना इत्यादि। कृमि की रोकथाम के उपाय। नाखून को समय समय पर काटते रहें, सब्जियों को भली प्रकार धो के पकाएं और नाखून को साबुन से भली भांति साफ करके खाना खाना चाहिए। गंदे पानी तथा खुले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। रोगी के रुमाल, तौलिया आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के मल मूत्र को तालाब, कुएं आदि तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। तपेदिक टीबी, यह एक ऐसा रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा, नामक जीवाणु के कारण कीटाणु के कारण होता है। ये कीटाणु वायु द्वारा प्रवाहित होकर संक्रमण करते हैं। ये रोग फेफड़ों तथा शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करते हैं। ये कीटाणु इतना धीरे आक्रमण करते हैं कि कभी कभी मरीज को काफ़ी समय तक रोग का पता नहीं चलता है। ये ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु होता है। जीवाणु और विषाणु दो तरह से फैलते हैं। ये इन्फ्लुएंजा है, चेचक है। ये तो जो है विषाणु से फैलता है, वायरस से। और ये तपेदिक वगैरह जो है, डायरिया, हैजा, ये सब जीवाणु से फैलते हैं। तो जीवाणु और विषाणु के बारे में बड़ी क्लासेज में बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर कीटाणु लिखा गया है। अभी ये बहुत छोटे बच्चे हैं, कक्षा 6 के, तो इसलिए इनको कीटाणु ही केवल बताया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं बताया गया है। आगे की क्लासेज में बताया जाएगा इसके बारे में। तपेदिक के लक्षण। शुरू में हल्की खांसी होती है जो धीरे धीरे बढ़ जाती है और बलगम आने लगता है। थकान महसूस होती है और कमजोरी रहती है। शरीर का वजन कम होने लगता है और रोग बढ़ जाने पर शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा रह जाता है। रोगी को उपचार। रोगी को ताज़ी हवा तथा धूप में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि थूक में निकले जीवाणु खुली हवा व सूर्य के प्रकाश में मर जाते हैं। रोगी को पौष्टिक भोजन व भरपूर आराम देना चाहिए। यह रोगी के थूक में उपस्थित रोगाणुओं से फैलता है, इसलिए रोगी को थूकने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। इसके थूक में ही रोगाणु होते हैं, इसलिए जो है इसको ऐसे रोगी के थूक को भी अच्छे से नष्ट कर देना चाहिए। डिटॉल आदि मतलब एक बर्तन में डिटॉल या फिनाइल इत्यादि डाल के उसमें उसका थूक इकट्ठा करना चाहिए और बाद में उसको जला देना चाहिए। खांसते समय डिटॉल से भीगा रुमाल मुंह पर रखना आवश्यक है। टीबी की रोकथाम करने के लिए जन्म से 1 सप्ताह बाद ही शिशुओं को BCG का टीका लगता है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बैसिलस एंटीगुरिन ऐसे कुछ है इसका नाम। और फिर टिटनेस। यह रोग बैसिलस टिटनेस नामक रोगाणु के संक्रमण से होता है। बैसिलस टिटनेस ये है नामक रोगाणु के संक्रमण से होता है। ये जीवाणु गंदगी एवं धूल मिट्टी में रहते हैं। ये त्वचा में कहीं भी कट जाने अथवा दरार के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि कटे हुए स्थान पर हवा न पहुंच पाए तो ये जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं। इस रोग का संप्राप्ति काल 5 से 5 सप्ताह तक होता है। टिटनेस के लक्षण। रोगी अनमना सा रहता है और सिर में दर्द होता है। जबड़ों में अत्यधिक मांसपेशी खिंचाव होता है, जिससे रोगी को मुंह खोलने अथवा मुंह चलाने में कठिनाई होती है। थोड़ी ही देर में संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां खिंचने लगती हैं। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। रोग बढ़ जाने पर शरीर खींचकर धनुष के आकार में अकड़ने लगता है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार भी कहते हैं। एक चीज़ ये भी एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि टिटनेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें एक भी रहेगा, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि रहेगा ही। और फिर जो है आपको उसमें से चूज़ करना रहेगा कौन सा सही है। तो टिटनेस को धनुष टंकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर का आकार जो है अकड़कर धनुष के आकार का हो जाता है, इसी वजह से। समय पर इलाज ना होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार। बच्चों को नंगे पैर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इस रोगाणु धूल मिट्टी में ही रहते हैं। ये कहीं भी चोट लगने पर उसे तुरंत साफ करना चाहिए और कीटाणुनाशक पदार्थ से धो देना चाहिए। बच्चों को प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत DPT का टीका लगवाना चाहिए। प्रतिवर्ष ATS का टीका लगवाते रहना चाहिए। ATS तो खासतौर से टिटनेस का है ही है। जैसे कोई चीज़ जंग वाली चीज़ लग जाती है जब
कील वगैरह चुभ जाती है तो ATS का टीका लगता है, जो टिटनेस का टीका आता है। टीका 1 रुपये का आता है और लगता 10 रुपये में है, क्योंकि उसका जो और सामान होता है वो सब, और डॉक्टर्स जो है कुछ और भी लेते हैं, अपना लगाने का चार्ज करते हैं। DPT का टीका ये लगवाना चाहिए बच्चों को। डिप्थीरिया, P से है काली खांसी और T टिटनेस। टाइफाइड, इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक मियाद होती है, मतलब एक निश्चित समय होता है, उस समय के बाद ही ये ठीक होता है। यह एल्मोनेला संक्रमण के कारण होता है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एल्मोनेला। इस रोग का संप्राप्ति काल 1 से 14 दिन होता है, मतलब 1 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। और लक्षण क्या होते हैं? विशेष लक्षण ज्वर होता है, जो साधारणतः 3 सप्ताह तक रहता है। सिर व पीठ में भयंकर दर्द रहता है। प्रथम सप्ताह में ज्वर साधारणतः प्रतिदिन 1 डिग्री के हिसाब से बढ़ता है। प्रातःकाल थोड़ा कम रहता है। 2 सप्ताह में ज्वर प्रायः एक समान रहता है। तीसरे सप्ताह में ज्वर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो बेहोशी के अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति में। उपचार: सर्वप्रथम माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए और तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। दूषित पानी व दूध इसके फैलने के मुख्य साधन है, अतः स्वच्छ पानी और उबला हुआ दूध ही पीना चाहिए। बच्चों को 2 वर्ष की अवस्था में टाइफाइड का टीका लगवाकर उनका प्रतिरक्षण करना चाहिए। टाइफाइड का टीका बच्चों में कितने अवस्था में लगवाया जाता है? 2 वर्ष। ठीक। पेचिस, डिसेंट्री। पेचिस 2 प्रकार की होती है, बेसिलरी पेचिस और अमेबिक पेचिस। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पेचिस कितने प्रकार की होती है। पेचिस के जीवाणु अत्यधिक गतिशील होते हैं। इस रोग का संप्राप्ति काल 1 से 2 दिन होता है। यह रोग मुख्यतः बासी तथा सूखा भोजन खाने से, सड़े गले खाने से व गंदे स्थानों में रहने से होता है। पेचिस के लक्षण: पेट में ऐंठन व दर्द होता है। आमतौर पर लोगों को डायरिया भी होता है तो कहते हैं पेचिस हो रही है, लेकिन पेचिस और उसमें डिसेंट्री और डायरिया में यही अंतर होता है कि पेचिस में जो है पेट दर्द होता है ऐंठन के साथ, और डायरिया में दर्द नहीं होता है। अत्यधिक प्यास लगती है, बहुत जल्दी जल्दी पतले दस्त आने लगते हैं। मल में खून व आंव आने लगता है। जीभ मैली हो जाती है, जिसे लगता है जीभ पे एक परत जमी हुई है। उपचार तथा रोकथाम: रोगी को तरल व सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को लेटकर पूर्ण विश्राम करने की आवश्यकता होती है। पीने का पानी उबाल लेना चाहिए। मतलब इस तरह की बीमारियां जो भी होती हैं संक्रमण वाली, उसमें उबाल कर ही पानी देना चाहिए, ये हमेशा जान लीजिए। संतुलित व ताज़ा भोजन करना, उपयुक्त विश्राम करना व मक्खी रहित स्वच्छ घर में रहना इस रोग के रोकथाम के उपाय हैं। अतिसार, डायरिया, यह प्रायः उन रोगाणुओं से होता है जो धूल, गंदे पानी व मल पर रहते हैं। घर के आसपास सफाई न रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता न रखना आदि इस रोग के होने के कारण है। इस रोग का संप्राप्ति काल 1 से 2 दिन होता है। अतिसार के लक्षण: पतले दस्त जो हरे से रंग के होते हैं। बार बार मल त्याग के परिणाम स्वरूप शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अत्यधिक प्यास लगती है और होंठ सूखने लगते हैं। जीभ, आँखें और होंठ सूखने लगते हैं। आँखें अंदर धंसने लगती हैं। शरीर के वजन में कमी व कमजोरी आ जाती है। त्वचा का लचीलापन समाप्त होने लगता है। उपचार: रोगी को पुनर्जलीकरण घोल ORS देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो। रोगी को हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए, तरल भोजन देना चाहिए, जैसे दाल का पानी, जूस आदि, जिससे पानी मेंटेन हो सके उसके बॉडी का। रोगी के खाने में मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। घर के आसपास व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि डायरिया में या डिसेंट्री में रफेज वाला भोजन नहीं देना चाहिए, मतलब जिसमें रेशे हों, ऐसे भोजन नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो है वो होता है पेट साफ़ करने के लिए, और इसमें तो ऐसे ही बेचारा जो है परेशान है, और उसको जो है अगर आप ऐसा दे देंगी रफेज वगैरह, तो ये पचने में और दिक्कत होती है। रफेज वाला भोजन दिया जाता है कब्ज के रोगी को। अपने घर के आसपास व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर है कुकर खांसी, वूपिंग कफ इसको बोलते हैं। इसको काली खांसी भी कहते हैं। यह रोग छोटे बच्चों को होता है। इस रोग का संप्राप्ति काल 1 से 3 सप्ताह तक होता है।
कुकर खांसी के लक्षण: तेज खांसी होती है तथा खांसी के साथ सांस अचानक खींची जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट आवाज़ निकलती है। रोग बढ़ जाने पर खांसी के साथ खून भी आने लगता है, जी मिचलाता है व उल्टी होने लगती है। और उपचार व तथा रोकथाम: लक्षण प्रतीत होने के तुरंत बाद डॉक्टरी परीक्षण कर उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। रोगी का पृथक्करण आवश्यक होता है क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है। प्रतिरक्षण द्वारा रोग की रोकथाम की जा सकती है। रोगों की रोकथाम के उपाय: रोगों से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। रोगी की निजी वस्तुएं, कपड़े, बर्तन आदि अलग रखे जाएं। पीने का पानी सुरक्षित हो और उबाल कर पानी दिया जाए। सभी आहार ढक कर रखना चाहिए ताकि मक्खी उन पर ना बैठ पाए। और फलों व सब्जियों को धोकर प्रयोग करना चाहिए। बाजार से बिना ढके कटे हुए फल व सब्जी कभी नहीं लेने चाहिए। धोकर तो प्रयोग करना ही चाहिए, साथ ही इसमें अगर आप नमक डाल दीजिए पानी में, 10 मिनट भिगो दीजिए सब्जियों को, या फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और सब्जियों को उसमें रख दीजिए। तो जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं या फिर जो भी केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं सब्जी वाले, वो सब धुल जाता है, उसमें साफ़ हो जाता है। और जो कीटाणु होते हैं छोटे मोटे, वो भी मर जाते हैं। तो हमेशा ये जब से कोरोना फैला है तब से तो इस सावधानी को सभी कर रहे हैं लगभग। लेकिन जो लोग ना जानते हों, जान लीजिए कि जब भी सब्जियां बाहर से आएँ तो ये लगता है कि इसको कैसे हम लोग जो है सैनिटाइज़ करें। तो पानी में आप 1 टब भर के उसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए और सब्जियों के अनुपात में अपना 1 चम्मच या 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए। 10 मिनट पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद निकाल के उसको डलिया में, पानी निकल जाए उसको हवा में रख दीजिए, पानी सूख जाए, उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। खाना पकाने तथा खाने से पहले और शौच के बाद हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। घर व कार्यस्थल खुला व हवादार होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में ताज़ी हवा मिल सके। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए, खासकर उस समय जब महामारी फैली हो। महामारी फैली है इस समय, भाई कोरोना है, तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बीमारियां फैली हों तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, मतलब अपने शरीर की स्वच्छता। शरीर व आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। घर व आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। कूड़े कचरे को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नालियाँ साफ व ढकी हुई होनी चाहिए। घर के दरवाजों व खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर आदि अंदर ना आ पाएँ। और शौच के लिए स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, बहुत गंदी आदत है। बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें जन्म के बाद निर्धारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के टीके लगवाने चाहिए। मतलब एक कार्ड मिलता है, उसमें रहता है कि कितनी एज में कौन सा टीका लगेगा, और जो लग जाता है उसमें टिक भी कर देते हैं वो लोग कि भूल ना हो। तो उनको फॉलो करना चाहिए, सारे टीके लगवाने चाहिए निश्चित रूप से बच्चों को। रोगों में सामान्य देखभाल: रोग बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि अरे अभी ले लेंगे, देखते हैं शायद ठीक ही हो जाए घरेलू उपचार से या कुछ और। हम लोग जो है कुछ गाँव में देखती होंगी आप लोग अंधविश्वास में कि देवी जी आई हैं, पूजा पाठ करेंगे, डाली उतरवाएंगे, माली को बुलाएंगे और 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम देता है माली की, सोमवार को शुक्रवार को करेंगे ये वो। तब तक करते करते बहुत लेट हो जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि साधारण सी बीमारी चेचक के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें निमोनिया होने का खतरा रहता है ना, सांस बंद हो जाती है। और डॉक्टर की सलाह पर अमल करना चाहिए और जिस समय जितने दिन की दवाई बताई जाए उतने तक दवाई खानी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रोगी को भोजन दिया जाना चाहिए, जो डॉक्टर बताएं वही देना चाहिए। रोगी को पर्याप्त आराम देना चाहिए। रोगी का कमरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रोगी के कपड़े प्रतिदिन, रोगी का कमरा ही नहीं भाई, पूरा घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फिनाइल डाल के डेली पोछा लगना चाहिए। रोगी के कपड़े प्रतिदिन बदलवाना चाहिए और सुविधानुसार उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछकर हल्का पानी भी डाल देना चाहिए, पाउडर डाल देना चाहिए। रोगी का मनोबल बनाए रखना चाहिए, वह जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह बना रहता है। इसलिए शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत हो बताइएगा। राधे राधे।